युवा व किसानों की मांग को लेकर जैसलमेर की सड़कों पर काले कपड़े पहन दौड़े विधायक, बोले मेरा नहीं जनता का है पसीना। अलवर बहरोड़ के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने काले कपड़े पहन शहीद जय सिंह स्मारक से शहीद पूनम सिंह स्टेडियम तक दौड़ लगाकर पहुंचे। राजस्थान के 200 विधानसभाओं में मांगों को लेकर लगाएंगे दौड़, राजस्थान सरकार पर लगाए आरोप। आप कौन है ना बल्कि क्या नौबत आ गई आखिर जो काले कपड़े पहन के दौड़ना पड़ा? देखिए, पिछले 4 साल से मैं सरकार से मांग करता आ रहा हूँ, राजस्थान सरकार से, कि 22 राज्य ऐसे हो गए हैं जिसमें राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है। राजस्थान के युवाओं का यानी कि एक भी राजस्थान के जवान को नौकरी 22 राज्यों में नहीं मिल रही है। तो मैंने मांग की या तो केंद्र सरकार बिल लाए, कानून बनाए और उन कानूनों को निष्प्रभावी करे, या फिर राजस्थान सरकार भी कानून बनाए कि राजस्थान प्रदेश के स्थानीय जवानों को सरकारी एवं प्राइवेट भर्तियों में आरक्षण मिलेगा, प्राथमिकता उसको मिलेगी। 5 लाख भर्तियाँ निकाले, भर्ती का कैलेंडर जारी करे सरकार, और ये पेपर लीक है इसको रोके। बड़ी मछलियाँ हैं उनको सलाखों के पीछे डाले सरकार, किसान के खेत तक पानी पहुँचे। जैसे हमारे जैसलमेर की मांग है कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसको नर्मदा से जोड़े तो यहाँ का एरिया खुशहाल हो। नितिन गडकरी जी ने कहा था पिछले दिनों कि हम समंदर का पानी नहर से राजस्थान तक पहुंचा देंगे। तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भारत माला नहीं चाहिए, हमें मेट्रो ट्रेन भी नहीं चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन भी नहीं चाहिए। राजस्थान को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। किसान के खेत तक पानी पहुंचा दो, समंदर का पानी ले आओ, नर्मदा का पानी ले आओ। चंबल खतरे के निशान से बहती है ऊपर और वो सारा पानी समंदर में चला जाता है गंगा जी के जरिए। मैंने कहा उस पानी को नहर के जरिए किसान के खेत तक पहुंचाएं। यमुना का पानी व्यर्थ बह जाता बारिश के दिनों में, उसको राजस्थान के किसान तक पहुंचाएं। और स्कूल हैं जो सरकारी हैं इनकी दशा बहुत ख़राब है। प्राइवेट स्कूल हैं जो उन्होंने बड़े स्कूल जो हैं उन्होंने लूट मचा रखी है। कभी फीस के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे। ईमानदार मेहनतकश व्यक्ति है उसके सामने ईमानदारी से जीना, स्वाभिमान के साथ जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए इतनी महंगी फीस देके। तो मैंने कहा कि सरकारी स्कूल में बिल्डिंग अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, तो आप ये क्यों नहीं करते कि छोटा जीर्णोद्धार कराएं, कहीं छत टपक रही है, फर्नीचर नहीं है, स्मार्ट क्लास हो, गार्डन हो, ट्रैक हो, तो फिर उसके प्रति भी अट्रैक्ट हो बच्चा और वो स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन मिले, क्वालिटी की मिले, तो वो पढ़ेगा और इससे राहत मिलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। लेकिन समझ नहीं आया कि ये बातें क्यों नहीं किसी को समझ में आ रही हैं। मैंने कहा आप कोचिंग में इतनी भारी फीस देते हैं, बच्चे ट्यूशन में देते हैं, सरकार फ्री कोचिंग क्यों नहीं खोल सकती? मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मेरे बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग खोली है। कोई भी अपने बच्चे को कोचिंग करवा सकता है। कॉलेज के लेक्चरर, स्कूल के लेक्चरर, मैंने बात की, बहुत से भले लोग हैं, मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा मुफ्त पढ़ाएंगे, हम मुफ्त पढ़ाएंगे। और 10th 12th के बच्चे भी हैं, साइंस के लिए मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सबकी बिल्कुल फ्री कोचिंग है कि ट्यूशन फ्री लो, कोई भी अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ा सकता है। तो जब एक निर्दलीय विधायक फ्री कोचिंग चला सकता है, फ्री बच्चों को एजुकेशन दे सकता है, तो भला सरकार क्यों नहीं दे सकती? बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इन्होंने लूट मचा रखी है। कितनी भारी भारी फीस है, भर्ती निकलती नहीं है, 4-4 साल हो जाते हैं कि भर्ती को। वो बेचारा पढ़ता कोचिंग करता रहता, तो किसान बेचारा कर्जा ला के बच्चे को भेजता है कोचिंग में, वो कितनी बार कर्जा लेता है, उसका दम निकल रहा है। इसलिए हमने कहा कि आप इस गरीब और मेहनत का ईमानदार आदमी उसके दर्द को महसूस करे सरकार,
मैं 4 साल से करता रहा, 10 महीने पहले भी दौड़ा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि हम जल्दी कानून बनाएंगे और ग्रामीण परिवेश के बच्चे उनके साथ न्याय होगा। मैंने कहा कांस्टेबल की भर्ती निकालते हो, पेपर उसको आईएएस के जैसा पकड़ा देते हो, ग्रामीण परिवेश का बच्चा कैसे सेलेक्ट होगा? अरे कांस्टेबल बलिष्ठ हो, बहादुर हो, शारीरिक रूप से फिट हो, लोगे तो गुंडे को पकड़ेगा। आप कहते हो आईएएस के जैसा पढ़ने वाला हो, तो उसका स्वभाव ही नहीं होगा लड़ने का, और या फिर उस पेपर को वो सोल्व करेगा जो पेपर लूट के लाएगा, वरना इतना टफ पेपर सोल्व ही नहीं होगा। कभी पेपर आता है 10-10 क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं इनको डिलीट कर दिया, आंसर की जारी हो जाती है, 20-20 आंसर गलत हो जाते हैं, फिर उनको डिलीट कर देते हैं। तो ये मैंने कहा भाई क्या सिस्टम है, इसका मतलब सीरियसनेस नहीं है। जो एजेंसियाँ पेपर करा रही हैं, अगर पेपर ही सही नहीं बना सकते तो भला पेपर लीक को कैसे रोकोगे आप? तो ये इच्छा शक्ति का भाव है, और डेमोक्रेसी में यही होता है कि अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार पे दबाव बनाया जाए। तो मैं विधानसभा में भी खूब बोला, जयपुर में भी खूब दौड़ा, फिर भी मुझे लगा मेरी मांगें नहीं मान रही है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो जैसे गांधी जी ने भी नारा दिया था, करो या मरो, तो मैंने कहा भाई ये हो सकता है मैं चुनाव ही ना लड़ूँ तो क्या हो सकता है, लेकिन मैं 200 की 200 विधानसभा में जाऊँगा और उसमें रेस लगाऊंगा, दौड़ूंगा गर्मी में, धूप में, ताकि सरकार को पता लगे कि वो मेरा अकेले का दर्द नहीं है, वो आग बलजीत यादव की अकेले की नहीं है, वो मेरे राजस्थान के 36 कौम के जवानों की आग है। कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती है, जो जनता सरकार में बनाती है वो सरकार से उतार भी देती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, और जैसा जन समर्थन मिल रहा है, सुबह बाबा रामदेव जी के मंदिर पे मैंने समाधि पे धोख लगा कर रामदेव से मैंने स्टार्ट की दौड़, पोखरण में मैं गया, इतना भारी समर्थन लोगों का मिला, इतना स्नेह मिला, और वो माँ, एक बूढ़ी माँ रो रही आकर के बुजुर्ग कि रीट का पेपर आउट होगा, मेरे बच्चे को कोचिंग भेजा था, मैं बर्बाद होगी, मेरा बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। मतलब दर्द था उस अनपढ़ माँ का, लोगों का दर्द था, मैंने महसूस किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं पहली बार पोखरण आया हूँ, इतने लोग मिले और इतना स्नेह दे रहे, इतना दर्द अपना बता रहे, तो सरकार क्यों नहीं उनका दर्द जानना चाहती, क्यों नहीं उसको दूर करना चाहती? इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे जनता का समर्थन मिल रहा है, जिस ढंग से सरकार के पास भी रिपोर्ट जाती है, सरकार महसूस करेगी कि वास्तव में बलजीत यादव की मांगें जायज़ हैं, और वो केवल मेरी मांग नहीं है, वो राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है, और सरकार उनको पूरा करे। पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी अच्छा काम करे, कोई भी ये कहे कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, तो मैं कभी राजनीति नहीं करता, कभी नेगेटिव सोच नहीं रखता। तब भी शायद 199 विधायक बाड़े में बंद थे, बलजीत यादव किसी के बाड़े में नहीं, तब भी विधानसभा में खुला घूम रहा था। आप ही मीडिया के लोगों ने चलाया था कि एक एमएलए के ऊपर राजस्थान की जनता प्राउड फील कर रही है। हमने कहा कि अच्छा काम करो, हमारा सपोर्ट है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, हमारी मांगों को मान लो, हमारा सपोर्ट है। नहीं मानोगे तो हमारा कोई जाति दुश्मनी किसी से भी नहीं है कि किसी से जाति दुश्मनी है भाई हम तो आपके खिलाफ ही करेंगे। हमारी मांगे मान लो, मांगे मान लोगे हम माला पहना दें, मांगे नहीं मानोगे तो मुर्दाबाद भी लगा देंगे। तो सीधा सीधा अपना कोई ना, कबीर जी ने कहा है ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, ये अपना तो सिर्फ। तो क्या कहिए अशोक गहलोत अगर आपकी बातें मानते तो अगला चुनाव कांग्रेस से लड़ेंगे या भाजपा से? नहीं, देखिए मैंने तो चुनाव के लिए ये कह ही दिया कि हो सकता मैं चुनाव ही ना लड़ूं, चुनाव ही ना लड़ूं। बात चुनाव बलजीत यादव एमएलए बढ़े ना बढ़े, मैंने ये कहा विधानसभा में, आपने सुना कि नहीं सुना, कि मैं रिजाइन कर दूंगा एमएलए शिप से और आपका एमएलए जिता करके मैं ले आऊँगा, आपकी पार्टी का। मैं नहीं लड़ रहा, आपकी पार्टी का कोई भी दे देना, मेरी विधानसभा से जिता के उसको बाई इलेक्शन में ले आऊँगा, मैं आगे ले आऊँगा। आप मांगे पूरी कर दो, मैं तो राजनीति से ही संन्यास ले लूँगा। आप हमारी सारी मांगे मान दो। मैंने कहा मैं लिख के देता हूँ एफिडेविट पे कि आप मांगे मान लो, बलजीत यादव चुनाव नहीं लड़ेगा, रिजाइन करके सीट खाली कर देगा, आपका आदमी जिता लेगा। क्या कहेंगे आपके पसीने की बूंदें जो है गहलोत सरकार को जगा पाएगी? देखिए वैसे तो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी मुखिया होता है उसको जनता के पसीने की कदर होनी चाहिए, और मैं विधायक भी हूँ जो जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो ये मेरा पसीना नहीं है, ये जनता का ही पसीना गिर रहा है। मैं तो सिर्फ उसका ये मानो प्रतीक मात्र हूँ। विधानसभा में मैं बोल रहा हूँ तो वो मुख मेरा है, लेकिन वो सारी बातें वो जनता की। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इंसान जो होता है उसके सीने में दिल होता है, और जिसके सीने में दिल होता है वो दूसरे के दर्द को महसूस करता है। सरकार भी हमारे दर्द को महसूस करेगी।